नाम से ज़्यादा जानते हैं, मोहन नाम से कम जानते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है। अगर आपको काम की वजह से नाम मिले और उस नाम से आपको लोग जानने लगे, आपके काम को जानने लगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमने जब देखा अभी आपको एक ऑडियो विजुअल चला आपके बारे में कि आपको किसी भी समिति, किसी भी जिम्मेदारी में अध्यक्ष पद मिले, आप उस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर नहीं बैठते। तो ये कोई प्रतिज्ञा, प्रण, कोई वचन है, क्या है ये? नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मेरे को जिम्मेदारी किस चीज़ की मिली है उस चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ। मुझे मानव सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, वो कुर्सी अपनी जगह, कुर्सी पे, उसी कुर्सी पे बैठ के काम करूँगा ऐसा तो नहीं। साइड में कुर्सी है, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि मतलब मैं उनके सामने बड़ा ना बनूँ, उनको भी अच्छा लगेगा कि मैं, मतलब उनको ये नहीं लगे कि यार ये हमारे सामने बैठा। तो इसके उनके मान सम्मान में मैं नहीं बैठता हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि भाई मानव सेवा समिति 40 साल से, आदरणीय चेतन जी को मालूम है, 40 साल से इतनी पुरानी संस्था है जो एक रक्तदान के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। और खाली रतलाम ही नहीं, कम से कम 4 जिलों में ये रक्त का यहाँ से जाता है, यहाँ से ब्लड जाता है। वो रक्त वाली बात इस सवाल में ही लेके मैं उसकी महत्ता नहीं खत्म करना चाहता। उस पर मैं अलग से सवाल पूछूंगा आपसे, विस्तार से उस पर जवाब लूंगा। विशाल जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं मोहन जी आपके पास आता हूँ। विशाल जी, बहुत छोटी उम्र में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सियासत में आना है, राजनीति करनी है। राजनीति करनी है, रसूख रखना है, या दरअसल राजनीति सेवा का माध्यम है, इसलिए सेवा करनी है तो राजनीति में आना ही पड़ेगा? क्या सोच थी उस वक्त? मैं थोड़ी आपके प्रश्न को सुधारना चाहूँगा। वास्तव में मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। मैं सुधारना चाहूँगा कि हम मूलतः जब मैं स्कूल में पढ़ता था, शिशु मंदिर का विद्यार्थी था विदिशा में, तो वहाँ संघ के संपर्क में आया, संघ की शाखा में जाने लगा। संघ के संपर्क में आने के बाद, चूँकि संघ का स्वयंसेवक हमेशा सामाजिक काम करता है, काम करते करते जब मैं स्कूल में बड़ा हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें मुझे छात्र राजनीति का एक लंबा अवसर मिला। चूँकि मेरे पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे, तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, राजनीति का ज्ञान नहीं था। सामाजिक काम करते करते स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब उन्होंने कैंपस के मुद्दे उठाए, मैं विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन में है, विदिशा से हम लोग उज्जैन आए, पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ तो उज्जैन आके हम बताया पिताजी पुलिस में थे। पिताजी तो पिताजी ने आपको प्रेरित किया कि बेटा राजनीति में आओ, बहुत पावर है, देखिए हमने। नहीं, पिताजी का चूंकि क्या होता था, एक पुलिस वालों के साथ थोड़ा माइनस पॉइंट होता है पुलिस परिवार में कि पुलिस अधिकारी अपने परिवार पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि ड्यूटी 24 घंटे 365 दिन लगातार होती है। पर संघ के संस्कार और छात्र संगठन से जुड़ने से मुझे बहुत सारे कैंपस और छात्रों के बीच में काम करने का अवसर मिला। और यूथ में जब हमने काम किया तो काम के करते करते एक दिशा मिलती चली गई और सेवा कार्य करने का अवसर मिलता चला गया। और लगभग मैंने 18 साल छात्र राजनीति में समय दिया। मैं अभी विशाल जी इस पर एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। मोहन जी, अब मैं सवाल वो पूछ रहा हूँ जो उस वक्त मैंने आपको रोका था, उसको लेकर। मैं पहले तो आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, दर्शक करीब 10 करोड़ की आबादी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जो इस वक्त लाइव हमें देख रही है। 7-8 करोड़ MP की और 2.5-3 करोड़ छत्तीसगढ़ की। तो 10 करोड़ की आबादी में से कितने मुझे नहीं मालूम, जितने, लेकिन आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 15 या 20 बार ब्लड डोनेट किया है अपनी ज़िंदगी में? है कोई? हाथ खड़ा कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये करीब 4 लोग हैं जिन्होंने कहा है कि 15 से 20 बार डोनेट किया है। मैंने 8 बार किया है, लेकिन मोहन जी ने 59 बार ब्लड डोनेट किया। और आपको देखकर, उनके शरीर को देखकर, उनके स्वास्थ्य को देखकर लग रहा है कि उन्होंने 59 बार ब्लड डोनेट किया है। तो ये जो एक भ्रांति है, ये तालियां हो जाएं। मानव, देखिए मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ब्लड का ऑप्शन तैयार नहीं हुआ है। अभी तक किसी लैब में ब्लड बनाया नहीं जा सकता। वो मानव शरीर ही बनाता है और वो ब्लड डोनेशन के जरिए ही उसकी आपूर्ति हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि जो भ्रांति है कि खून देने से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, कुछ व्यक्ति कहते हैं फूल जाता है, कुछ कहते हैं बहुत कमज़ोर हो जाता है, प्लाज्मा कम हो जाते हैं। तो मोहन जी आपके सामने बैठे हैं, एग्जाम्पल है। मोहन जी, 59 बार आपने खून दे दिया, ज़रूरत इतनी पड़ गई लोगों को, आपको आगे आना पड़ा, या आपने सोच रखा था कि नहीं, मुझे जीवन बचाना है और मुझे जितनी बार मौका मिलेगा मैं उतनी बार? इतनी आपकी उम्र नहीं है जितनी बार आपने ब्लड डोनेट कर दिया। अब तक मेरी 56 साल की उम्र हो गई है और 6 जुलाई को मैंने 59 बार रक्तदान किया है। क्योंकि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ कि भाई रक्तदान करने से, मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पर मेरा 20-25 साल का जो अनुभव रक्तदान में सन 92 से कर रहा हूँ और 96 से मानव सेवा समिति में जुड़ गया और 2000 में मानव सेवा समिति से मैं जुड़ा हूँ। मानव सेवा समिति के लोग मुझे ले गए कि यार इस आदमी को अपने संस्था में लेना चाहिए और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आपको रक्तदान के क्षेत्र में काम करना, ग्रामीण क्षेत्र में। मैं ठीक है, धीरे धीरे वहीं से हमने
गांव के लोगों को रक्तदान के प्रति क्या समझाना, वो रक्त देने के लिए गांव के लोग पहला रक्तदान, जब बड़ा कोई काम करना है या कोई कठिन काम होता है, आप स्वयं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश को स्वच्छ बनाना है, उन्होंने खुद ने झाड़ू उठाया, पूरे देश ने उठा लिया। तो ऐसे कोई बड़ा काम होता है, उनसे उनकी प्रेरणा से ही हम कार्य मोदी जी के कार्यों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो रक्तदान के क्षेत्र में मुझे मानव सेवा समिति के लोग ले गए और ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी दी। तो मैंने शुरुआत अपने घर से करी। मैंने पारिवारिक रक्तदान शिविर लगाया सन 1999 में। पहला रक्तदान शिविर रतलाम जिले का ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने लगाया तो मैंने लगाया और वहाँ से शुरुआत करी। उसके बाद में सैकड़ों रक्तदान शिविर लगाए। यहाँ नहीं, हम रतलाम मानव सेवा समिति को सिर्फ रतलाम जिले में ही रक्तदान शिविर लगते हैं ऐसा नहीं है, उज्जैन जिले में भी लगते हैं, झाबुआ जिले में भी लगते हैं और यहाँ तक कि राजस्थान दलोट, वहाँ से कम 5 सालों में 1000 यूनिट रक्त राजस्थान दलोट गांव से भी हमको मिला है, जो प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान में आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सतत और निरंतर लोगों में, गांव के लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि भाई रक्तदान करने से आदमी कमज़ोर नहीं होता। उनको हम समझाते हैं कि भाई हमने कुआं खोदा है, कुएं में से अगर पानी हम निरंतर निकालेंगे तो पानी साफ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा। उसी प्रकार हम लगातार अपने को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से हमारा शरीर का अंदर जो पुराना रक्त है वो निकलता रहेगा और नया रक्त का निर्माण होगा। बनता रहेगा। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो जो 300 यूनिट करीब आप जो ब्लड देते हैं, जो 300 ml का 1 यूनिट ब्लड बनता है, तो वो 24 घंटे के अंदर उसकी आपूर्ति शरीर करना शुरू कर देता है और ये सब भ्रांतियां मात्र हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वाकई कितनी बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसे व्यक्ति को जो कम पढ़ा लिखा है या जिसके पास जागरूकता नहीं है, उसे जागरूक कीजिए आप कि वो रक्त दे, वो भी निःशुल्क। तो कैसे आपने जागरूक किया? बस मैं बता रहा हूँ ना, उनको उदाहरण दिया, जैसे कुएं वाला या उदाहरण दिया, तो धीरे धीरे लोगों में अब मैं करता हूँ तो मेरे परिवार के लोग, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। पहला रक्तदान शिविर 1999 में 44 कर दिए। उसके बाद मैं निरंतर साल भर में 2 पारिवारिक रक्तदान शिविर लगाता हूँ, उसमें 100-125 लोग मामूली बात आ जाते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को 1 यूनिट दी है रक्तदान मानव सेवा समिति के माध्यम से उसको उपलब्ध कराया, तो वो 5 लौटाने की, कई लोग ऐसे होते हैं जो 5 या 10 वापस लौटाएं, ऐसा उनका मन का भाव रहता है। क्योंकि ये बड़ा रक्त किसी को ज़रूरत पड़ती है तो गांव में लोग बड़े घबराते हैं और जब उनको ज़रूरत पूर्ति हो जाती है तब उनको ऐसा लगता है कि हमारा अच्छा काम हुआ है, हमको भी सहयोग करना चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों में, आज के दौर में रतलाम ज़िले में मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में रतलाम अव्वल नंबर 1 है। ये बहुत बड़ी बात है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार भी ब्लड डोनेट किया है? एक बार भी? तो तालियां बजाइए अपने लिए जोर से, और मोहन जी के लिए भी, और देश के उन तमाम नागरिकों के लिए जिन्होंने कभी ना कभी रक्तदान करके एक दूसरे की जिंदगी बचाई है। विशाल जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। विशाल जी, आपको गुजरात, हरियाणा, कई राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी मिली, वहाँ पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला। अब अगली बड़ी चुनौती यूपी है, तो वहाँ जिम्मेदारी मिल गई है, मिलने वाली है? हमारी पार्टी में एक अच्छी बात यह है कि हमारे कहने से नहीं, कार्यकर्ता की क्षमता और पार्टी की आवश्यकता के आधार पर लोगों को भेजा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूपी एक देश भर का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां बड़ी संख्या में विधानसभा हैं, देश की राजनीति में उसका एक स्थान होता है। तो कई लोगों को लगाया जाएगा। अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं भी निश्चित तौर पर हमेशा की तरह पूरा समय और निष्ठा से काम करूँगा। कोरोना काल में देखिए, आप खेल प्रकोष्ठ में हो या आप कोई ओबीसी मोर्चा संभाल रहे हो, कोई भी पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी हो, लेकिन मुझे लगता है कि उस काल में सब लोग अपनी जो प्राथमिक जिम्मेदारी थी उससे पहले जान बचाने के लिए आगे आए थे। तो एमपी, खेल प्रकोष्ठ, बीजेपी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोरोना काल में आप और आपके युवा साथी कैसे आगे आए, और उस दौरान रतलाम की, मध्य प्रदेश की किस तरह मदद की आपने? जिस तरह से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कोरोना काल में ये एक ऐसी बीमारी थी जो विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक अनजान बीमारी थी। किसी को कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर भी मोटे तौर पर लोगों तक इलाज पहुंच जाए, लोग अस्पताल पहुंच जाए, और सबसे बड़ी समस्या जो सेकंड फेज़ में आई कि ऑक्सीजन लोगों तक पहुंच जाए। और ऑक्सीजन के अलावा ऐसे कई परिवार थे जिनके परिवार में 5 सदस्य हैं तो 3 लोग 2 लोग अस्पताल में एडमिट हैं,
और उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि 3 लोग एडमिट है, घर पे एक आदमी है, कोई बच्चा है या बूढ़ी महिला या बुजुर्ग है, उसको खाने की समस्या है। तो हमने जब ये बहुत तेज़ी से स्थितियाँ बिगड़ी, तो चूँकि मैं खेल संगठन के बीच खिलाड़ियों के बीच में काम करता हूँ, तो खिलाड़ियों की एक बहुत अच्छी बात होती है, वो किसी ग्रुप समूह से जुड़े नहीं होते। उनको अगर अच्छी बात की जाए तो वो पूरी स्पिरिट और ताकत से काम करते हैं। तो ऐसे कई लोगों ने हमको मध्य प्रदेश के कई जिलों में मदद की। रात रात पर ऑक्सीजन प्लांट पर ऐसी स्थिति हो जाती थी कि एक ऑक्सीजन की गाड़ी आई है, हज़ारों लोग लेने वाले हैं और वहाँ झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो हमारे लोगों ने वहाँ रात में 3 बजे 4 बजे का टैंकर खाली हो रहा है, तो उस टैंकर स्थान पर जो खाली हो रहा है उसको वहाँ लोगों को भीड़ को रोका, लोगों को समझाया और धीरे धीरे ऑक्सीजन पहुँचाई। दूसरा, संघ का एक बड़ा संगठन है सेवा भारती। सेवा भारती ने कई लोगों के लिए काम किया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जुड़कर उन घरों तक उनका खाना पहुँचे और उनको सुविधा पहुँचे। कई ऐसे घर उज्जैन में, भोपाल में मैंने देखे जहाँ पर घर के 5 लोग हैं, 3 एडमिट हैं, जो चौथा है वो गंभीर हो गया, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेड बॉडी उठाने वाला नहीं, क्योंकि लोगों में इतनी घबराहट थी कि लोग अपने घरों में, पड़ोसी बंद हो गए, रिश्तेदार अन्य शहरों में रहते हैं, वो आ नहीं सकते। तो हमारे कई स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों के दाह संस्कार, उनकी बॉडी उठाना, उनका विधिवत दाह संस्कार हो जाए, शमशान तक पहुंच जाए, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ काम किया है। मोहन जी, 3 बीघा खेत पर इतने वृक्ष लगाए कि उसने जंगल का रूप ले लिया। गौ सेवा तो आप कर ही रहे हैं, तो पर्यावरण संभालो, बचाओ, बातें तो होती हैं, लेकिन 1 बीघा भी कोई जंगल के नाम पे खड़ा नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि 1 बीघा में भी मैं गेहूं बो दूं या मैं सोयाबीन बो दूं और वहाँ से मुनाफा कमा लूं। तो वो 3 बीघे का जंगल आपने खड़ा कर दिया, उसके पीछे क्या सोच थी? और गौ सेवा के लिए आज हर पार्टी बात तो करती है, लेकिन क्या वाकई गौ सेवा सच्चे दिल से हो रही है? आपको ऐसा लगता है? जी, देखिए 1996 में सागवान और आंवला ये बगीचा लगाया, ये सोच के लगाया, वो कृषि भूमि है हमारे, मेरे खुद की कृषि भूमि है, उसको लगा दिया। ये सोचा था भाई आंवला तो विटामिन सी होता, देखो आज आप देख रहे हो कोरोना में कितना काम आ रहा है। तो ये सोच के हमने लगाया था। तो अभी वास्तव में भैया उसने देखा जंगल विशाल वटवृक्षा उसने रूप ले लिया। तो ये सोच देखो, ये सोच शुरू से ही है। मेरा इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं हूँ, लेकिन धरातल पे जो काम कर सकते हैं उतना काम अपन जितना कर सकते हैं अपन वो तो कम से कम करें। भगवान ने मानव जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है, तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। तो सुप्रेरणा से ये काम मैं शुरू से करता हूँ। चाहे रक्तदान करके जीवन बचाना है, वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाना है, जैविक अपनाकर धरती बचाना है, योग करके स्वस्थ रहना है। तो ये अभी जहर मुक्त खेती और अमृत युक्त खेती अगर वो हो सकती है तो गौशाला के माध्यम से हो सकती है। और इसी के लिए मैं बांगरोद गौशाला में हम एक अलग प्रकार से समाधि खाद, गाय का जब गाय मर जाती है उसको हम समाधि देते हैं और उसको 9 या 10 महीने के बाद निकालते हैं और एक समाधि खाद तैयार कर रहे हैं। वो समाधि खाद किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और इतना कारगर वो समाधि खाद है कि वो किसानों की फसल बहुत अच्छी होती है। और किसान भी यही चाहता है, आजकल किसान को त्वरित परिणाम चाहिए। अगर वो दवाई और खाद उसको वो चाहिए कि उसको रिजल्ट मिले, उसको अच्छा उत्पादन मिले, उसको अच्छा रेट मिले, उसकी अच्छी क्वालिटी बने। तो ये आज आने वाला भविष्य और समय की तो मांग यही है। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जैविक का ही जमाना होगा। बिल्कुल ठीक। एक आखिरी सवाल मैं विशाल जी आपसे पूछ रहा हूँ। विशाल जी, मैंने भी गौ सेवा पर बात की और बीजेपी उन सियासी दलों में है या वो सियासी दल है जिसके प्राथमिक मुद्दों में गौ सेवा का भी है। तो क्या केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही गौ संरक्षण हो सकता है, या हमने देखा है कि जब तक गौ माता दूध दे रही हैं तब तक तो घरों में खूब गौ माता, और जहां वो दुधारू नहीं रही, दूध नहीं दे रही हैं, तो फिर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है आवारा, फिर वो सरकार की जिम्मेदारी बना दी जाती है, जबकि है वो हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। तो जन समर्थन के बिना क्या ये मुमकिन है, और जन समर्थन क्या मिल रहा है आपको? आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आप लोगों के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा ही ने ये एक बात की शुरुआत करी कि दूध देने वाली गाय अच्छा
और जो चीज़ें होती हैं उसके लिए तो कई लोग आ जाते हैं, कई लोग काम कर लेते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस नब्ज़ को पकड़ा कि ऐसी गाय जो बीमार है या दूध नहीं दे सकती उसका क्या होगा। बड़े स्तर पर उनका लोग तस्करी करके ले जाते थे, उनका वध होता था। इसको रोकने के लिए गौ सेवा आयोग मध्य प्रदेश में बनाया गया, और आयोग इसलिए बनाया गया कि ऐसे लोग, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में सरकार चीज़ को खड़ा कर सकती है पर उसको चला नहीं सकती, पर सरकार ने गौ सेवा आयोग बनाकर ऐसी संस्था, सामाजिक लोग जो अपने दूर दराव गाँव के क्षेत्र में गौ सेवा या गौ पशु की जो सेवा करना चाहते हैं उन लोगों को मदद करना, वो अपनी गौशाला खोलना चाहते हैं तो उनकी गौशाला बनाने में मदद करना, उनको साल भर अगर कोई आवश्यकता लगती है वो करना, वेटनरी डॉक्टरों की क्या मदद लग सकती है वो करना। तो गौ सेवा आयोग ने पिछले सालों में, मैं फिर आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि आज़ादी के 70-80 सालों में जो काम नहीं हुआ, जो आप पिछले 8-10 सालों में अगर देखेंगे तो ज़मीन पर गौशाला बनी होगी कागज़ों पर ज़मीन पर हमारी सरकार में बनी है और वो कहीं ना कहीं एक ठीक दिशा में काम कर रही है। और सबसे बड़ा काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया कि मध्य प्रदेश का गौ अभयारण्य, जो गौ अभयारण्य में नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इतना बड़ा क्षेत्र जो सिर्फ गायों के लिए रिजर्व कर दिया गया, और वो वातावरण नेचुरल रूप में जंगल में वो दिन भर उस क्षेत्र में घूमें, वो एक रात में एक जगह आ जाएं, उनका खान पान ठीक हो, उनका इलाज ठीक हो। तो हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन हमारी सरकार ने चिन्हित की, और आगर के पास सोयत में, और चिन्हित नहीं की बल्कि उसके लिए व्यवस्थाएं भी खड़ी हों, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो शेड हो, चाहे उनके गौमूत्र का मामला हो या वहाँ देख रेख, ये सब खड़ा किया। तो वास्तव में सिर्फ वादों और कागजों पे बात नहीं हुई, ज़मीन पर भी काम हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा मोहन जी कि 56 साल के आप हैं, 59 बार रक्तदान कर चुके हैं। एक पिक्चर आई थी अब तक 56, तो आपको यहाँ रुकना नहीं है सर, अब तक 56 नहीं, अब तक 59 नहीं, आपको और आगे बढ़ना है। और ये युवाओं को प्रेरणा लेनी है कि आप चाहे 56 के हों लेकिन मन आपका होना चाहिए बचपन का, और लोगों की ज़िंदगी बचे इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और युवा राजनीति, जब राजनीति में युवा आते हैं तो विशाल जी जैसे जब लोग आते हैं तो उम्मीदें नई बंधती हैं। चैतन्य जी से सीनियर आदमी जो हैं, सीनियर विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, उनसे सीख लें और राजनीति को एक नया रूप दें, नया भविष्य मध्य प्रदेश का और रतलाम का खड़ा हुई इन्हीं कामनाओं के साथ। बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का, मोहन जी आपका भी, विशाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और एक आपसे डिमांड है मेरी, एक छोटी सी अपील है, जब सम्मान करते हैं मेहमानों का तो जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत, अभिनंदन किया कीजिए, इस वजह से क्योंकि वो सम्मान के हकदार हैं यहाँ पर, और आपकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। तो जब अभी सम्मान करेंगे तालियां जरूर बजाइएगा। तृप्ति। दूर से हमें सफलता के दूर से जितने भी रास्ते हैं वो बंद नजर आते हैं, लेकिन जब आप करीब जाते हैं सफलता के रास्तों के तो वो रास्ते खुलते जाते हैं। ऐसे ही मिसाल हैं ये दोनों हमारे अतिथि जिनका सम्मान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करने जा रहा है। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जी एमपीसीजी के सहज राज्य त्रिपाठी जी को, वे आएँ और सम्मान करें। और ये सम्मान सिर्फ इन शख्सियतों का नहीं है, उनके काम का सम्मान है, उनके नाम का भी सम्मान है, जिस तरीके से लगातार इन्होंने काम किया है। विशाल राजौरिया जी एक युवा नेता हैं जो खेल के लिए हर एक वो पहल करने जा रहे हैं, जो रतलाम ही शहर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भी युवाओं में एक जोश जगाने का काम कर रहे हैं। मोहनलाल पाटीदार जी 59 बार रक्तदान कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं, सवाल भी किया हमने, किसी ने 15 बार, 20 बार अधिकतम, लेकिन अपनी उम्र से भी ज़्यादा 59 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड कायम किया। साथ ही प्रकृति से भी प्रेम करते हैं, तो ये समाज में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। साथ ही राजनीति जनसेवा का क्षेत्र है, यही बात हर वो नेता साबित करता है जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, लोगों के बीच जाकर जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश। और जो युवा नेता होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। खेल के माध्यम से बीजेपी खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष के माध्यम से वो लगातार विशाल राजौरिया जी आगे बढ़ते जा रहे हैं।